स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 और ऑनर्स पार्ट 2 की क्लास में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आपका जो पेपर है उसमें हम मौलिक अधिकार विषय पर चर्चा कर रहे थे। मैं डॉक्टर नीलि यादव, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आप लोगों के लिए मौलिक अधिकारों पे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं उस पर अपना व्याख्यान मैं प्रारंभ करूंगी। बच्चों, जैसा आपको मैंने पूर्व में बताया है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में हमने जो प्रावधान भारतीय संविधान में समाहित किए हैं उसकी प्रेरणा यद्यपि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे आधुनिक संविधानों से ली है, लेकिन भारतीय संविधान का जो अधिकार पत्र है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं उसके संबंध में जो व्यवस्थाएं भारत में की गई हैं वो उस प्रकार की नहीं है जैसे कि दूसरे देशों के अधिकार पत्रों में है। वहाँ पे मात्र कुछ पंक्तियों में या कुछ पन्नों के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत अधिकार पत्र बनाया गया है और उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो उसको दूसरे देश के संविधानों से अलग करती हैं। पहली बात, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार समाहित किए गए हैं वो सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, यानी कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिल ऑफ राइट्स है। संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है वह विश्व के किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्रों से बहुत ज़्यादा व्यापक है। अगर हम देखें तो संविधान के कुल 23 अनुच्छेद मतलब 23 आर्टिकल्स जो 12 से 30 और 32 से 35 हैं और कुछ आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। स्पेशली अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो संविधान का जो 19वां आर्टिकल है उसमें 450 शब्द थे और अब तक जितने इसमें संशोधन हो रहे हैं इसके आकार में बहुत वृद्धि हो गई है। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में जो ये अधिकार पत्र है ये इतना व्यापक क्यों है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक अधिकार के साथ साथ प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। अमेरिकी संविधान की भांति उनके अधिकार पत्र की भांति मात्र अधिकारों को गिनाया नहीं गया है, अपितु इनके संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए हमारा मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा, जो भी हमारा प्रपत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। तो पहली विशेषता आप लोगों को समझ में आ गई कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विशेषता पहली है वो ये है कि यह सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, यानी कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिल ऑफ राइट्स है। एक बात, आप 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर में अगर आता है मौलिक अधिकारों की 2 विशेषताएं बताएं तो एक विशेषता इसके बारे में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। तो अगर 2 विशेषताएं पूछी जाएंगी तो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। 4 विशेषताएं पूछी जाएंगी तो आप इसके अंदर 4 विशेषताएं बता सकते हैं। एक मौलिक अधिकारों की छोटी सी 2 लाइन की कोटेशन या उनका अर्थ बता सकते हैं। और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो जब हम आपको पूरा टॉपिक में सम अप करके बताऊंगी या पूरा जब हम इसको पूरा चैप्टर को जब हम अच्छे से समझ लेंगे अलग अलग खंडों में तो वो जो बनेगा वो आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा फंडामेंटल राइट्स पर बनता है, जिसमें हम ये भी बताते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये मौलिक क्यों कहे जाते हैं, इन मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनकी विस्तृत विवेचना आएगी और फिर उसके पश्चात उनकी समीक्षा या उनके साथ में जो भी प्रतिबंध समाहित किए गए हैं उस पर एक व्यापक चर्चा और समीक्षा है ना उस पूरे आएगी। तो वो जो आपका क्वेश्चन बनेगा या आंसर तैयार होगा वो कुल मिला के 20 नंबर का होगा। तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि 2 नंबर, 4 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जब छोटा सा एक पार्ट या छोटा सा अंश पूछा जाएगा तो 2 नंबर का आएगा, थोड़ा सा लघुत्तरात्मक स्तर पर आएंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और उसी प्रकार से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो तो 20 नंबर का बनेगा। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर्स के अंदर यही स्कीम चलती है एमडीएस यूनिवर्सिटी में और आप इसका इसी तरह से इसको फॉलो करें। ये आपका पहली बात क्लियर हो गई कि भारतीय संविधान सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। दूसरी बात, मौलिक अधिकार भारत में व्यवहारिकता पर आधारित है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इन
का जो बेसिस है वो प्रैग्मेटिज्म है, यानी कि व्यवहारिकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांत नहीं है, अपितु वास्तविकता पर आधारित है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार को दिया गया है कि सभी नागरिक समान समझे जाएंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे दलित वर्गों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके अल्पसंख्यकों के हितों, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा संबंधी रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखें तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये दोनों बातें, ये दोनों उदाहरण ही बताते हैं कि भारतीय संविधान मात्र हमको मौलिक अधिकार गिना नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, अपितु उनको किस प्रकार से व्यवहारिकता में वो परिचालित होंगे उसके बारे में भी उसमें बात की गई है। तीसरी बात, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हैं, निरंकुश नहीं, यानी कि वो लिमिटेड है, नॉट एब्सोल्यूट। भारतीय संविधान में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो असीमित नहीं है, संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। और ये वाला जो एक अंतर है, ये बड़ा ही अंतर है कि भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान दोनों में मूल अंतर ही यही आता है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस फोर्स के सिद्धांत के आधार पर मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाने की वहाँ पे शक्ति दे दी गई है। तो अगर वैसे देखें तो भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में हमने प्रत्यक्ष रूप से जो कार्य बता दिया कि मौलिक अधिकार ये होंगे और यहाँ पर उनको लिमिटेड कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी संविधान में उन्होंने पुलिस फोर्स के माध्यम से राज्यों ने मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या उचित नियंत्रण लगाने की व्यवस्था दी है। तो तीसरी विशेषता आपको समझ में आ गई कि भारत में मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। एक अन्य बात कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि प्रोविजंस किए गए इनके प्रोटेक्शन के लिए कि फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि जैसा भी हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं वो कागजी प्रतिज्ञाएं नहीं है, अपितु वे वैधानिक अधिकार है, उन्हें विधिक मान्यता प्राप्त है। एक्सक्यूज मी बच्चों, संविधान ने न्यायालयों को यह अधिकार दिया है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना होने पाए। संविधान का जो आर्टिकल 32 है इसमें नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में से किसी की भी शरण ले सकता है, और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के किसी भी कानून और कार्यों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार यहाँ पे न्यायपालिका के पास में है। क्यों? और जब उनको लग रहा है न्यायपालिका की, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ने अगर कोई ऐसा कानून बना दिया है जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उस पर उसका क्रियान्वयन या उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमने संविधान में ही इस बात की व्यवस्था कर दी है कि मौलिक अधिकार की सेफगार्ड्स किस प्रकार से होंगे, तभी ये अधिकार प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हो पाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की ये विशेषता है जो हमने उपरोक्त रूप से चर्चा में करी है। और अब अगर हम इसके इतिहास पर जाते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में जो चर्चा प्रारंभ हुई है, यही हुई है, इसका विचार कहाँ से हुआ है, तो पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था, और भारत में मौलिक अधिकारों की जो घोषणा है वो 1895 में की गई थी। और भारतीय संदर्भों में ही अगर हम देखें तो 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल जो उन्होंने विधेयक था उसमें मूल अधिकारों की उन्होंने विस्तृत मांग प्रस्तुत कर दी थी, और ये कहा था कि अब आम जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में भूखे मर रहे लोगों के वास्तविक जीवन को सुधार करने के लिए अब मौलिक अधिकार आवश्यक होंगे। इसके पश्चात 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार को करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों के, कबायली जो अनेक विचार जो आ रहे थे उनको
करा। और इसके बारे में हम देखते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा के अंदर अनेक ऐसे पक्ष आ रहे थे, ऐसी बहुत सी बातें थी, इनके बारे में बहुत खुल कर के वाद विवाद हो रहे थे। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनके संबंध में जब कोई प्रावधान नहीं निकल पा रहा था, ये नहीं समझ में आ रहा था कि किन बातों को शामिल किया जाए, किन अधिकारों को के दे जाए, जिससे सभी लोगों की अधिकार उनके सुरक्षित रहें, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, सबके धार्मिक धर्मनिरपेक्ष की जो धारणा है इनके संबंध में भी स्थितियाँ थी। बहुत ज़्यादा विवादास्पद बातें थी, बहुत सारी बातें ऐसे थे जो इनके अंत में ऐसा हुआ कि संविधान सभा ने बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद मूल अधिकारों के 7 श्रेणियों को स्वीकार कर लिया। और जब संविधान सभा ने मूल अधिकारों की व्यवस्था की तो वह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और ह्यूमन राइट्स जो है वो एक बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आधार था, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो ये मानवीय अधिकारों की ये जो घोषणा की थी, इससे भी हम बहुत प्रभावित रहे हैं। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से भारत के मौलिक अधिकार बहुत प्रभावित रहे हैं। साथ ही साथ फ्रांसीसी मानव अधिकारों की घोषणा से भी हमारे मौलिक अधिकार के जो प्रावधान हैं वो भी भारतीय संदर्भों में हमारे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बहुत प्रभावित से और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के भारत की परिस्थितियों के अनुरूप क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, या जो देश जो बहुत अभी अभी एकदम से स्वतंत्र हो रहा है, जिसने अभी ही विभाजन के दर्द को भी झेला है, और बहुत से तरह की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं, सामाजिक आर्थिक है ना, बहुत तरह की जो उस समय जिस प्रकार की सरगर्मियाँ थी या जो भी मुश्किलें थी, उस दौर में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत घोषणा करना एक बहुत बड़ा कदम था, जिसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत बखूबी से निभाया और एक ऐसा प्रलेख भारत के नागरिकों को प्रस्तुत किया जिस आज भी भारत में लोकतांत्रिक मूल्य इतने वर्षों बाद भी अक्षुण्ण है, और संविधान का मूल ढांचा भी अपने मूल रूप में सुरक्षित है, और भारत के सभी नागरिक अपनी स्वतंत्रता समानता के जो भी लक्ष्य हैं उनको जो भारत जो भी एक फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने जो पूरी दुनिया को जो संदेश दिया वो भी भारत के अंदर के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो रहा है, और ये हम सभी के लिए बहुत एक गौरव की बात है। आने वाली क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास में हम संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान जो मूल रूप से 7 किए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति अधिकार को उसके में हटा दिया गया, तो हम ये देखेंगे कि उसके मौलिक अधिकार के इसको रूप को करके उसको एक मात्र लीगल राइट के रूप में ही रख रखा है। तो अब कुल मिला के जो 6 अधिकार बचे हैं उनके एक एक के बारे में हम अगली क्लास के अंदर चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।